ये आज के दैनिक जागरण का संपादकीय पार्ट है। और आप लोगों का सुझाव था ना कि संपादकीय पार्ट एडिटोरियल्स वाली क्लास अलग से आनी चाहिए, क्योंकि वो आपको आंसर राइटिंग और निबंध में काफ़ी मदद पहुंचाती है। और आप लोगों के पास एक स्टोर रहेगा सभी क्लासों का, कि जब आपको जो क्लास देखना है आसानी से आप लोग देख पाएंगे। इसलिए अलग क्लास रखी गई है। और शाम के 6 बजे आपकी संपादकीय पाठ वाली क्लास आती है। सुबह आप देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण खबरें रहती हैं दैनिक जागरण में, उस पर डिस्कशन किया जाता है। आप लोगों का और भी कोई सुझाव है, मेरे लिए सवाल है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। घातक असर बाला इजराइल हमास संघर्ष, ये आर्टिकल है। और आप देख रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये देखिए भूमध्य सागर है, ये आप लोग को लाल सागर, ये अदन की खाड़ी देखने को मिलेगा, ये अरब सागर देखने को मिलेगा। तो इसी की बात हो रही है। तो आप देखेंगे इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए एक और प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। हालांकि इस प्रस्ताव की शर्तों को देखते हुए तत्काल कोई सहमति बनने के आसार कम ही दिखते हैं। इस लड़ाई को छिड़े हुए करीब 4 महीने पूरे होने को है। इसमें 27,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका की भारी सैन्य उपस्थिति और कूटनैतिक प्रयासों के बावजूद यह लड़ाई अब मिसाइल और ड्रोन हमलों के रूप में लेबनान, यमन, सीरिया, इराक और जॉर्डन समेत आसपास के 10 देशों में फैल चुकी है। यमन के ईरान समर्थक हाउती आतंकियों के हमले से लाल सागर से होने वाला समुद्री व्यापार लगभग ठप हो गया है। जहाजों को अफ्रीका का चक्कर काटकर यूरोप, अमेरिका जाना पड़ रहा है, जिससे कीमतें बढ़ रही सामान की। अमेरिका में यह चुनावी वर्ष है और यूरोप में चल रहे यूक्रेन और रूस की लड़ाई में यूक्रेन रूस को खदेड़ नहीं पा रहा है। और ऐसे में समय में अमेरिका ऐसी किसी और लड़ाई में नहीं उलझना चाहता है, जिससे रूस को यूक्रेन की और जमीन हथियाने और यूरोप में दबदबा कायम करने का अवसर मिल जाए। और यही कारण है कि अमेरिका ने सीरिया में जॉर्डन की सीमा पर स्थित अपने सैन्य अड्डे पर 28 जनवरी के ड्रोन हमले का जवाब तत्काल देने के बजाय सोच विचार कर देने का निश्चय किया। ड्रोन हमले में अमेरिका के 3 सैनिक मारे गए थे और 30 से अधिक घायल हो गए थे। यद्यपि ईरान ने हमले में अपनी प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका से इनकार किया, और फिर भी अमेरिका का मानना है कि यह हमला सीरिया में सक्रिय जेनाबियोन ब्रिगेड और फतेमियोन डिवीजन के या इराक में सक्रिय इस्लामी प्रतिरोध मोर्चे के किसी गुट ने किया है, और जिन्हें प्रशिक्षण और हथियार ईरान का इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड देता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने स्वीकारा है कि हमास इजराइल युद्ध के बाद से इराक और सीरिया में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर 160 हमले हुए, और अपनी नाक बचाने के लिए अमेरिका ने ईरान समर्थित इस्लामी प्रतिरोध गुटों के ठिकानों पर जवाबी हवाई हमले किए। और किंतु वह लड़ाई को फैलाना नहीं चाहता, इसलिए वह अपने अरब मित्र देशों के साथ मिलकर लंबे युद्ध विराम के लिए एक सौदे पर काम कर रहा है। अमेरिका के साथ साथ मिस्र की दिलचस्पी युद्ध विराम में सबसे ज्यादा है, क्योंकि सुएज नहर उसकी आमदनी का प्रमुख स्रोत है, और लाल सागर का व्यापार ठप होने से सुएज नहर से होने वाली आमदनी कम हो गई है। और इसलिए हमास नेता इस्माइल हानिया ने पिछले दिनों काहिरा जाकर नए युद्ध विराम प्रस्ताव पर 2 दिनों तक विचार किया। इस सौदे में 2 बड़े अड़चने हैं। हानिया की मंशा है कि बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम के बाद इजराइल गाजा से हट जाए और अंतर्राष्ट्रीय सेना की देखरेख में फलस्तीन के राजनीतिक समाधान की बातचीत शुरू हो। नेतन्याहू गाजा से हमास की हस्ती मिटाए बिना वहां से नहीं हटना चाहते हैं, और संभव है कि दबाव में आकर नेतन्याहू और हानिया थोड़े दिनों के लिए कोई सौदा कर ले, लेकिन वह टिकाऊ नहीं होगा। नेतन्याहू का गठबंधन ऐसे कट्टरपंथी जायनिस्ट दलों के समर्थन पर टिका है, जो जॉर्डन नदी से समुद्र तट फैले जमीन पर यहूदियों का दैविक आधार मानते हैं, जबकि हमास जॉर्डन नदी से समुद्र तक फैली जमीन को फलस्तीनी और इजराइल को उस पर कब्जा करके बैठा देश मानता है। स्थायी युद्ध विराम होते ही इजराइल में चुनाव की मांग उठेगी, और जिससे नेतन्याहू का हारना लगभग तय है। यदि लड़ाई जारी रहती है तो नेतन्याहू गाजा से हमास की जड़ें उखाड़ने में कामयाब हो जाते हैं, और तो हमास का राजनीतिक अस्तित्व उसी तरह समाप्त हो जाएगा जैसे सीरिया से इस्लामिक स्टेट का हुआ है। और इजराइल हमास युद्ध एक नाजुक दोराहे पर है। एक रास्ता बंधकों के बदले लंबे युद्ध विराम की ओर जाता है, और इसका प्रयोग अमेरिका और अरब देश मिलकर सुलह की ऐसी रूपरेखा तैयार करने में कर सकते हैं, और जिसके सहारे अब अरब या फिर अंतर्राष्ट्रीय देखरेख में गाजा और पश्चिमी किनारे पर नया फलस्तीनी शासन कायम हो सके। इजराइल को सुरक्षा से
सुरक्षा से जीने का भरोसा मिल सके और फ़लस्तीनियों को स्वतंत्रता से जीने और अपनी सरकार बनाने का हक मिल सके। ऐसा होने पर इजरायल और सऊदी अरब के संबंधों के बढ़ने की प्रक्रिया बहाल हो सकेगी और अमेरिका की प्रस्तावित भारत पश्चिम एशिया कॉरिडोर योजना भी आगे बढ़ सकेगी। इसमें दो बड़ी अड़चनें हैं। गाजा में हुए भारी संहार और विनाश के बाद हमास जैसे संगठनों को दोबारा पनपने से कौन रोकेगा। दूसरी ओर अड़चन है यह यहूदी बस्तियों जिन्हें इजरायल ने पिछले 57 वर्षों के कब्जे के दौरान फलस्तीनियों के पश्चिमी किनारे पर बसाया है। क्या इजरायली सरकार उन्हें वहां से हटा पाएगी। और दूसरा रास्ता युद्ध विराम की जगह सीमित और लक्षित युद्ध जारी रखने की ओर जाता है, जिस पर नेतन्याहू अड़े रहना चाहते हैं क्योंकि उनका राजनीतिक अस्तित्व उसी प्रकार टिका है। वह हमलों को तब तक नहीं रोकना चाहते हैं जब तक हमास का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता। और इस रास्ते का सबसे बड़ा खतरा यही है कि इतने व्यापक संहार और विनाश के बाद फलस्तीनियों के साथ साथ अरब देशों में भी इजराइल और पश्चिम के प्रति रोष की भावना फैल सकती है, जो हमास जैसे संगठनों के लिए जमीन तैयार करेगी। और पश्चिमी किनारे और आप देखिए लेबनान में रोष पहले से ही उबाल पर है। हिजबुल्लाह के किसी रॉकेट से इजरायली बस्ती को बड़ी क्षति होते ही इजराइल को अपनी उत्तरी सीमा पर भी लड़ाई में कूदना पड़ सकता है। और यमन, सीरिया और इराक में ईरान समर्थक प्रतिरोधी गुट अमेरिकी अड्डों को निशाना बना रहे हैं और किसी जहाज या अड्डे को कोई बड़ी क्षति हुई तो अमेरिका को भी युद्ध में उलझना पड़ सकता है। लाल सागर का रास्ता बंद होने से विश्व व्यापार को वैसे ही क्षति हो रही है। समूचे पश्चिम एशिया में लड़ाई फैलने से ईरान की युद्ध में उतरने और तेल की कीमतों में उबाल का भी खतरा है। ऐसी भयावह आशंकाओं को देखते हुए भलाई इसी में लगती है कि इजरायली जनता ही अपनी सरकार को बदले या फिर उस पर युद्ध विराम का दबाव डाले। अमेरिका के प्रसिद्ध राजनयिक हेनरी किसिंजर ने ठीक ही कहा था कि इजराइल की कोई विदेश नीति नहीं है, सिर्फ घरेलू राजनीति है। लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं, इनका नाम है शिवकांत शर्मा। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। विकृत इतिहास लेखन के दुष्परिणाम। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इन दिनों पूरा देश राममय है और इन्हीं प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताकर नकारने के लिए वामपंथी इतिहासकारों ने क्या क्या तिकड़में नहीं की हैं। हिंदुओं के आराध्य देवों के अस्तित्व पर सवाल या निशान लगाने के लिए कई पुस्तकों तक लिख डाली, जो दुर्भाग्य से बाद में हमारी स्कूल कॉलेजों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गई। प्राचीन भारत में विज्ञान और सभ्यता नामक पुस्तक में प्रभु श्री राम के बारे में वामपंथी इतिहासकार आर.एस. शर्मा ने लिखा है कि पुराणों की परंपरा के आधार पर श्री राम का जन्म अयोध्या में ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुआ था, पर खुदाई से यह सत्य सामने आया कि उस समय वहां मानव की कोई बस्ती थी ही नहीं। और आर.एस. शर्मा ने अपनी इसी तर्क के आधार पर अपनी पुस्तक में प्रभु श्री राम को काल्पनिक पात्र घोषित कर दिया। और आजाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत के बारे में जो कुछ पढ़ाया जाता रहा वे सब पुस्तकें वामपंथियों ने लिखी थी और इस कारण आर.एस. शर्मा द्वारा लिखित प्राचीन भारत और सतीश चंद्रा द्वारा लिखित मध्यकालीन भारत को पढ़कर तैयार हुई पीढ़ियों ने न केवल अभारतीय होती रही बल्कि वे भारत को हीन भाव से भी देखने लगी हैं। इन वामपंथियों ने अपनी पुस्तकों में प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण और अर्जुन को इतिहास का काल्पनिक पात्र घोषित कर दिया है। देखिए, इस तरह के आर्टिकल लिखे जाते हैं तो आप देखेंगे उन्हें पढ़ा करिएगा, उसमें सोचा करिए कि क्या कितनी सच्चाई है, किसने लिखे हैं और जिस संपादकीय जिस व्यक्ति ने लिखा ना, जिस लेखक ने लिखा है उसका झुकाव किस विचारधारा की तरफ है। क्योंकि आर.एस. शर्मा हो या बिपिन चंद्रा हो, इनकी किताबें आप लोग सिविल सर्विस के लिए पढ़ते हैं ना, स्पेशल किताबें। पहले अयोध्या में श्री राम मंदिर और अब वाराणसी के ज्ञानवापी का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए वैज्ञानिक सर्वे में वहां प्राचीन काल में भव्य मंदिर होने के प्रमाण सामने आ रहे हैं। इस्लामी आक्रांताओं ने भारत के मंदिरों को तोड़ा और बलात् मत परिवर्तन कराया। इस्लामी हमलावरों का इतिहास रक्त रंजित है, पर वामपंथियों ने उनको महिमा मंडित किया है। उनके द्वारा तोड़े गए आस्था के केंद्रों का भी आरोप वामपंथियों ने साजिशन हिंदुओं पर लगा दिया। सतीश चंद्रा ने मध्यकालीन भारत में लिखा है कि हिंदुओं ने बौद्ध और जैन मंदिरों को न केवल तोड़ा बल्कि उन्होंने बलपूर्वक कब्जा किया। सतीश चंद्रा के अनुयायी आंखें खोलकर देख लें कि न्यायालय में आज हिंदुओं की तरफ से लड़ने वाले वकील पिता पुत्र हरिशंकर और विष्णु जैन हैं। आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्रा, रोमिला थापर और बिपिन चंद्रा और इरफान हबीब द्वारा लिखी पुस्तकें माध्यमिक से लेकर उच्चतर तक पढ़ाई जाती रही हैं और इनकी पुस्तकों को पढ़कर तैयार हुई पीढ़ियां इस देश और इसकी सच्चाई को नकारने के लिए किसी भी स्तर पर जाने को तैयार हैं। इसका जीवंत उदाहरण वामपंथी है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद वामपंथियों की प्रतिक्रिया उनके विकृत सोच को प्रकट करती है। एक वामपंथी ने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर अयोध्या
प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति के बारे में लिखा, रामलला के हाथ में धनुष तीर दिखलाना अपराध है। 5 साल के बालक के हाथ में शस्त्र जुवेनाइल एक्ट के अनुसार कार्रवाई हो। संभव है कि आने वाले दिनों में वामपंथी अपने लोगों को सक्रिय करके इस पर बहस भी छेड़ दें और भी इस विषय को विचारित कर सकते हैं कि बच्चे श्री रामलला की मूर्ति देखकर हिंसक हो सकते हैं, अतः उसे हटाया जाए। अयोध्या में खुदाई से ही पता चला था कि वह एक प्राचीन मंदिर था। आखिर आर एस शर्मा ने किस खुदाई के आधार पर यह लिखा कि ईसा से 2000 वर्ष पूर्व वहां कोई मानव बस्ती थी ही नहीं। दुर्भाग्य देखिए कि उनसे इसका प्रमाण मांगे बिना उनकी पुस्तकें पढ़ाई जाती रही हैं। अगर प्रभु श्री राम काल्पनिक थे तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के नियंत्रण को सबसे पहले ठुकराने वाले वामपंथी नेता का नाम उनके माता पिता ने सीताराम येचुरी क्यों रखा? माता पिता का प्रभु श्री राम माता सीता के प्रति जो आस्था थी और उसको नकारने का साहस वामपंथी विश्ववामन का सबसे बड़ा प्रमाण है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म स्थान के बारे में फैसला आ जाने के बाद भी बाबरी मस्जिद कहकर भारत के मुसलमानों को भड़काने का असफल प्रयास चल रहा है। भारत के संविधान और पूजा स्थल कानून का हवाला देकर अयोध्या के बाद अब ज्ञानवापी की सच्चाई को भी नकारा जा रहा है और अयोध्या, मथुरा और काशी की बात करने पर सेकुलर जमात बाबर, अकबर और औरंगजेब को सेकुलर बताने का चाहे जितना भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन वह सफल नहीं होता है। वह इससे मुंह नहीं मोड़ सकता कि औरंगजेब एक बेहद बर्बर शासक था और उसने अपने भाई दारा सिखों का सिर काटकर उसे पिता शाहजहां के सामने पेश किया था और उसने तमाम मंदिर तोड़े, सिख गुरुओं को निर्ममता से मारा। अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा में पुरातत्व सर्वेक्षण का मामला न्यायपालिका के तहत विचाराधीन है, लेकिन इसे न्यायालय में लटकाने के सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हमें मुगलों से कुछ भी नहीं लेना देना नहीं है, पर जब भी मुगलों के काले कारनामे पर पर्दा उठता है तो उनके बचाव में वह सामने आ जाते हैं। इबादतगाह को तो बदला जा सकता है पर पूजा स्थल को नहीं। न्यायालय में जाकर सच्चाई को सामने लाने के लिए हिंदू सर्वे या खुदाई की मांग कर रहे हैं। समय का तकाजा है कि हिंदुओं के प्रमुख पूजा स्थलों को वापस किया जाए। यह समय की मांग है कि अगर मुगलों की बर्बरता पर से पर्दा उठता है तो उसमें बाधाएं न डाली जाएं। सच सामने आना ही चाहिए और इसके साथ ही सरकार और देश के प्रबुद्ध वर्ग आगे आकर वामपंथी इतिहासकारों की पुस्तकों को पाठ्यक्रम से हटाने की पहल करें, तभी भारत अपने मूल स्वभाव के साथ आगे बढ़ सकेगा। लेखक बिहार विधानसभा परिषद के पूर्व सदस्य हैं हरेंद्र प्रताप, इनके द्वारा लिखा गया है। तो इनकी आप लोग समझ सकते हैं किसकी तरह विचारधारा है। देखिए, सब मैं कहता हूँ लेखकों को आप लोग पढ़िए, एक अपना न्यूट्रल विचार भी रखा करिएगा, बीच में खड़े होकर पढ़ा करिएगा, ठीक है। सत्ता की सार्थकता, संस्कारों का निर्माण योग की साधना से होता है। संस्कार दृढ़ता व विनम्रता का परिचायक है। संस्कारवान या ज्ञानी व्यक्ति जब सत्ता पर आरूढ़ होता है तो विवेक शून्य नहीं होता और परमार्थ एवं आदर्श निर्माण के मार्ग से किंचित भी विचलित नहीं होता है, ना ही मंदाद को हो अपने शुद्ध स्वार्थों आप देखते हैं के लिए पद और शक्ति का दुरुपयोग करता है। वही सत्ता की बागडोर संभालते ही अज्ञानी या संस्कारहीन व्यक्ति ईश्वर विमुख होकर अहंकार के घोड़े पर सवार होकर मर्यादा की सभी सीमाएं लागने को विवश हो जाता है। ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। जो एजुकेशन सर्कल के नाम से टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ ये डाल दी जाती है PDF इसकी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्षेत्रवाद पर प्रहार, राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते समय प्रधानमंत्री ने वैसे ही कांग्रेस को निशाने पर रखा जैसे उन्होंने लोकसभा में रखा। अपने संबोधन में उन्होंने कर्नाटक की पूरी सरकार की ओर से दिल्ली में किए जा रहे विरोध प्रदर्शन का जिक्र किए बिना उसे देश को बांटने की एक साजिश करार देकर कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला ही किया। उन्हें यह हमला इसलिए करना पड़ा क्योंकि उक्त प्रदर्शन में खुद कर्नाटक के मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं। उन्होंने यह प्रदर्शन इसलिए किया ताकि यह साबित कर सकें कि केंद्र सरकार कर्नाटक के वित्तीय हितों की अनदेखी कर रही है। हालांकि इस आरोप का खंडन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर चुकी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने टैक्स बंटवारे के मसले को तूल देना आवश्यक समझा और इसलिए अपने उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार और अन्य मंत्रियों के साथ दिल्ली प्रदर्शन करने आ गए। ध्यान रहे कि DK शिवकुमार के भाई और कांग्रेस के सांसद D शोकेश ने अंतरिम बजट को लेकर यह कहा था कि दक्षिण का पैसा उत्तर में बांटा जा रहा है और यदि ऐसा ही होता रहा तो दक्षिणी राज्यों को अलग देश की मांग करनी पड़ सकती है। यह क्षेत्रवाद के साथ अलगाववाद को जानबूझकर हवा देने के अलावा और कुछ नहीं है। इस प्रवृत्ति पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री ने यह सही कहा है कि राजनीतिक स्वार्थ के चलते देश को तोड़ने के लिए नए नैरेटिव बढ़े जा रहे हैं। उन्होंने यह स्पष्ट करने में भी संकोच नहीं कि हमारा टैक्स, हमारा पैसा जिस भाषा में बोला जा रहा है वह देश के लिए नया खतरा पैदा करने वाला है। समझना कठिन है कि जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे DK शोकेश के बयान पर आपत्ति जता चुके हैं, तब भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रदर्शन करने क्यों चले आए। यदि कर्नाटक
सरकार टैक्स बंटवारे को लेकर संतुष्ट नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं हो सकता है कि उसके मुख्यमंत्री दिल्ली आकर प्रदर्शन करने लगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने यही किया। यदि कोई राज्य सरकार टैक्स बंटवारे को लेकर संतुष्ट नहीं है तो उसे धरना प्रदर्शन का सहारा लेने की बजाय वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री से संवाद करना चाहिए। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए ऐसा नहीं किया, और इससे यह पता चलता है कि राष्ट्रीय दल होने के बाद भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री किस तरह क्षेत्रीय दलों के नेताओं की तरह व्यवहार करने लगे हैं। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह क्षेत्रवाद की राजनीति पर प्रहार किया, वैसे ही उन्होंने लोकसभा में अल्पसंख्यकवाद की राजनीति को भी निशाने पर लिया था, क्योंकि यह प्रश्न किया जा रहा था कि किसान, महिलाओं, युवाओं के कल्याण की योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए क्या है। इस तरह के प्रश्न देश को बांटने वाली राजनीति को ही रेखांकित करते हैं। समान नागरिक संहिता तो भारत के संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्र हित में देश में समान नागरिक संहिता उपयुक्त समय पर बनाई जानी चाहिए, यानी कि सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट भी विभिन्न मामलों की सुनवाई में समान नागरिक संहिता लागू करने के पक्ष में उचित टिप्पणी कर चुका है। बावजूद इसकी स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को लेकर किसी स्तर पर प्रभावी पहल नहीं हो पाई है। लंबी प्रतीक्षा के बाद अब मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड ने यह कदम उठाने का साहस दिखाया। प्रदेश में सत्तारूढ़ धामी सरकार ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का जनता से वादा किया था। दोबारा सत्ता संभालते ही धामी कैबिनेट ने पहली ही बैठक में संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने को विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया, और समिति ने, आप देखते हैं, ड्राफ्ट मिलने के बाद सरकार ने देरी नहीं लगाई और विधानसभा सत्र में इसका विधेयक भी प्रस्तुत कर दिया। 2 दिन की चर्चा के बाद सदन में यह पारित हो चुका है। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए सिविल कानून समान होंगे। संहिता में महिला अधिकारों को अधिक संरक्षित किया गया, और वो तो विवाह और विवाह विच्छेद को पंजीकरण अनिवार्य किया गया। लिव इन रिलेशन में भी कानूनी दायरे के भीतर दोनों पक्षों के हित सुरक्षित किए गए हैं। ऐसे ही तमाम प्रावधान किए गए। राजनीतिक गलियारों में धामी सरकार की इस पहल के चाहे जो निर्धारित निकाले जाएं, लेकिन यह कदम अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बनने जा रहा है। वे भी इसी तरह अपने यहाँ समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। इससे पूरे देश में बेहतर माहौल का निर्माण होने के साथ ही केंद्र सरकार के स्तर पर भी इसके लिए राह तैयार होगी। कुल मिलाकर राज्य की समान नागरिक संहिता की पहल के दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। ये उत्तराखंड आप देखेंगे, यहाँ आप लोगों को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। ये उत्तराखंड है। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। हिमाचल राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। और देखिए, आप लोग भी जानते हैं, इतना पढ़े लिखे, कि एक देश है तो एक कानून तो होना चाहिए। अभी आप देखिए, किसी धर्म में कुछ और कानून था, किसी धर्म में और कुछ कानून था, तो वो सब एक होने की बात हो रही है। आप क्या सोचते हैं, अपना सुझाव जरूर दे सकते हैं। सर्जरी से प्रसव का बढ़ता चलन, ये आप लोगों ने भी देखा होगा, अपने आसपास भी देखा होगा। पहले आपने देखा होगा कि नॉर्मल बच्चे पैदा हो जाते थे। आजकल तो आप देखिए, थोड़ा भी अगर कुछ होता है डॉक्टर के पास जाइए, और डॉक्टर लूटने के लिए बैठे हुए हैं, अस्पतालें लूटने के लिए बैठी हुई हैं। भारत में सीजरियन यानी ऑपरेशन से डिलीवरी पेशों की संख्या बढ़ रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक देश में सीजरियन के जरिए बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं की तादाद में वृद्धि देखी गई है। जहां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 में 2015-16 के दौरान ऑपरेशन के जरिए बच्चों की जन्म देने वाली महिलाओं का आंकड़ा 17.2% था, वह 2019 से 2021 के बीच बढ़कर 21.5% पर पहुंच गया है। शहरी क्षेत्रों में तो यह 32.3% पर पहुंच गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 17.6% दर्ज किया गया है। यह वृद्धि एक चुनौती खड़ी करती है, खासकर तब जब निजी स्वास्थ्य क्लिनिक ऐसे पेशों के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की तुलना में पसंदीदा विकल्प बनते जा रहे हैं। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। विश्व स्तर पर 5 में से 1 बच्चा सीजेरियन के माध्यम से पैदा होता है। आने वाले दशकों में यह आंकड़ा बढ़कर 1/3 होने की संभावना है। भारत भी इस प्रवृत्ति से अछूता नहीं है। विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम जैसे राज्यों में सीजेरियन पेशों में वृद्धि दर्ज की गई है, जहां निजी क्लिनिक को सरकारी सुविधाओं की तुलना में प्राथमिकता मिल रही है। सर्जरी की बात, कुछ जटिलताएं अक्सर बनी रहती हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में महिलाओं को प्रभावित करती हैं। यह आर्थिक बोझ भी पैदा कर रही है, क्योंकि सीजेरियन डिलीवरी में निजी अस्पतालों में सामान्य जन्म की तुलना में 10 गुना अधिक खर्च होता है। हालांकि सीजेरियन का विकल्प चुनने के कुछ वैध कारण भी हैं, जैसे चिकित्सा आवश्यकता या मां की पसंद, या कुछ अस्पतालों के लाभ के उद्देश्यों से जुड़ी हुई भी प्रतीत होती है। और यह भी निर्विवाद है कि सीजेरियन डिलीवरी शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने और शिशुओं में जन्मजात मानसिक विकलांगता के मामले को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि आप देखिए, सीजेरियन डिलीवरी की बढ़ती प्रवृत्ति परिवारों पर बोझ डालती है। नेचर मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन अनावश्यक सीजेरियन
प्रक्रियाओं को कम करने के महत्व पर जोर देता है। यह जरूरी है कि सरकार स्वस्थ गर्भवती माताओं में सामान्य पेशों के लाभ के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अभियान चलाए। यह महिलाओं को मातृ स्वास्थ्य साक्षरता के साथ सशक्त बना सकता है, जो अंततः माताओं और शिशुओं दोनों के लिए एक स्वस्थ भविष्य में योगदान कर सकता है। माताओं और नवजात शिशुओं के हितों की रक्षा करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चिकित्सीय रूप से आवश्यक होने पर ही सिजेरियन डिलीवरी की जाए। लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, पढ़ना हुआ करे तो पढ़ सकते हैं आप लोग। एक कर्मचारी भविष्य निधि, न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का प्रश्न, ये आप देखेंगे, ये भी पढ़ लीजिएगा। ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत अभी अर्हता प्राप्त सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह मातृ की पेंशन का प्रावधान है। मजदूर संगठनों द्वारा बार बार यह मांग की जा रही है कि सभी सदस्यों के लिए इससे कहीं अधिक पेंशन की प्रावधान होना चाहिए। अलग अलग संगठनों ने इसके लिए अलग अलग पेंशन राशि की मांग की है। इस संबंध में देश के सबसे बड़े मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ की मांग है कि सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और पेंशन अंतिम आहरित वेतन का आधा तय किया जाना चाहिए, और साथ ही ईपीएस इस मामले में कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। और देश में कर्मचारियों के लिए उनकी नियोक्ता के हिसाब से अलग अलग प्रकार की सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का प्रावधान है। इस तरह 2004 से आप देखिए पूर्व में नियुक्त सरकारी कर्मचारी है जिन्हें सरकार उनकी पूरी सेवा अवधि के बाद अंतिम वेतन के आधे के बराबर मासिक पेंशन के रूप में प्रदान करती है। वर्ष 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम का प्रावधान है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा भविष्य निधि में योगदान दिया जाता है, जिसे नई पेंशन स्कीम के नियमों के अनुसार प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है और उसी संचित निधि से योगदान पर आधारित पेंशन देने का प्रावधान है। नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारी भी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की मांग कर रहे हैं और कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली भी कर दी है। और ये चुनावी मुद्दा भी काफी बनता है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी ईपीएफओ के अंतर्गत आते हैं। ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा राशि ईपीएफओ में जमा की जाती है और इस प्रकार से हर कर्मचारी द्वारा जमा कुल राशि पर हर साल घोषित दर के हिसाब से ब्याज लगाया जाता है। अपने सेवा काल के दौरान जमा की गई राशि और साथ ही ब्याज पर भुगतान सेवानिवृत्ति या नौकरी छोड़ने या छूटने पर कर्मचारी को कर दिया जाता है। वर्ष 1995 से ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को उनकी जमा राशि और ब्याज के अलावा न्यूनतम पेंशन का प्रावधान भी किया गया। उसे बाद में 1,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाया गया और इसके बाद कर्मचारियों की निरंतर यह मांग रही कि यह राशि अत्यंत कम है और इसमें वृद्धि होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा गैर ईपीएफओ कर्मचारियों, मजदूरों व छोटे व्यापारियों के लिए नई शुरुआत की है और गैर ईपीएफओ कर्मचारियों व मजदूरों के लिए एक राष्ट्रीय पेंशन योजना के रूप में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना प्रारंभ की गई है। व्यापारी और स्वरोजगार युक्त व्यक्तियों के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। इन दोनों योजनाओं में 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर तक 50 रुपये से 200 रुपये प्रति माह तक मासिक योगदान करना होगा। एक बार जब लाभार्थी 18 से 40 वर्ष की प्रवेश आयु में योजना में शामिल हो जाता है तो लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक योगदान करना होता है। और आप देखते हैं कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ग्राहक को जैसा भी मामला हो, अब पारिवारिक पेंशन के लाभ के साथ 3,000 रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन डीबीटी द्वारा प्राप्त होगी। और यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी ग्राहक ने लगातार योगदान का भुगतान नहीं किया तो उसे निर्धारित दंड शुल्क के साथ संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करके अपने योगदान को नियमित करने की अनुमति दी जाएगी। और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों एवं स्वरोजगार युक्त लोगों को दी जाने वाली पेंशन का भुगतान मोटे तौर पर तब तक करना होगा जब वर्तमान में इसके लिए जिन 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों ने सदस्यता ली है, यानी इस योजना के लिए राशि का प्रावधान कम से कम 20 वर्ष से पहले नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि ईपीएफओ के सदस्यों को यदि ऊंची पेंशन देनी पड़े तो उसकी देनदारी तुरंत ही ईपीएफओ के संचित फंड पर पड़ेगी और इतनी पेंशन देने के बाद ईपीएफओ की संचित राशि धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। ऐसे में ईपीएफओ में योगदान देने वाले कर्मचारियों को भविष्य में उनकी राशि वापस करने में कठिनाई हो सकती है। केंद्र सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ईपीएस 1995 के तहत पेंशन फंड एक एकत्रित फंड है। पेंशन निधि में व्यक्तिगत खाते नहीं रखे जाते। ईपीएस 1995 के सदस्य सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर उनकी पात्रता के आधार पर निकासी लाभ या पेंशन के लिए पात्र थे। 31 मार्च 2019 तक फंड की एक्चुअरियल मूल्यांकन के अनुसार पेंशन फंड खाते में है
और उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में नियोक्ता के योगदान के रूप में वेतन के 1.16% के रूप में लगभग 8,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया जा रहा है। इसके अलावा न्यूनतम पेंशन के 1,000 रुपए के भुगतान के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया जा रहा है। इसलिए न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाए जाने के बाद बजट से बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता होगी और पूरा बोझ केंद्र सरकार पर पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार ईपीएफओ में इस पेंशन को बढ़ाने का निर्णय लेती है तो उसे उसी अनुपात में इसका बोझ भी उठाना होगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 के अपने निर्णय में 15,000 से ऊपर के वेतन वाले कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के अंतर्गत यह निर्देश दिया कि ऐसे कर्मचारियों के लिए नियोक्ता का योगदान 8.33% की बजाय 9.49% रहेगा। इस अतिरिक्त राशि का भुगतान केंद्र सरकार करती है। उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों का योगदान इस योजना में वेतन का 12% रखा गया है। इस संबंध में जिन कर्मचारियों की पात्रता पाई गई उनके संबंध में उन्हें डिमांड नोटिस जारी कर दिए गए। इस संबंध में विकल्प उन्हीं कर्मचारियों द्वारा भरे जा सकते हैं जो 1 सितंबर 2014 को या उससे पूर्व सेवा में थे। इस संबंध में आप देखिए 17.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ऊंची पेंशन देने का निर्णय सभी कर्मचारियों के लिए नहीं माना गया था। 1 सितंबर 2014 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी इस योजना में शामिल नहीं किए गए। हालांकि कर्मचारी इस बात के लिए सहमत नहीं है और वस्तुतः वर्तमान में ईपीएस 95 स्कीम के अंतर्गत 15,000 से अधिक वेतन वाले कर्मचारी के लिए पेंशन 1,000 रुपये रखी गई है। लेकिन 2014 से 2024 के बीच जीवन लागत में भी काफ़ी वृद्धि हुई है, इसलिए कर्मचारियों की अधिक पेंशन की मांग न्यायोचित दिखाई देती है। लेकिन यह समझना होगा कि वर्तमान में जब सरकार 1,000 रुपये की दर से पेंशन प्रदान करती है तो उसका आंशिक भार केंद्र सरकार पर पड़ता है। इसलिए यदि पेंशन की राशि बढ़ाई जाती है तो भी केंद्रीय बजट पर इसका भार उसी अनुपात में बढ़ेगा। ऐसे में यह सामान्य निर्णय नहीं है, इसलिए सरकार को आकलन करना पड़ेगा। इस संबंध में सरकार द्वारा एक एक्चुरियल फार्म की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है जो पेंशन स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के प्रस्तावित फैसले के आर्थिक पक्ष का आकलन करेगा। ऐसे संकेत में ईपीएफओ और पूर्व एक्चुरियल के वित्तीय प्रभाव के आकलन में काफ़ी अंतर है, इसलिए ऐसा लगता है कि एक्चुरियल द्वारा इस संबंध में किए गए आकलन का सरकार के प्रस्तावित निर्णय पर अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस संबंध में कर्मचारियों को पेंशन में वृद्धि हेतु कुछ समय तो लग सकता है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि पेंशन राशि के संबंध में सरकार कर्मचारियों के पक्ष में सोच रही है और यह बात सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों से भी स्पष्ट हो रही है। परंतु संभवतः कर्मचारियों को इसके लिए कुछ प्रतीक्षा करनी होगी। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का फैसला भी। पेंशन से संबंधित मामले में इस विषय का भी एक दूसरा आयाम है। हाल ही में कुछ इस तरह की चर्चाएं हुई हैं कि जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होने के कारण कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाई जाए। वैसे सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई जाती है तो युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर घट सकते हैं, इसलिए किसी भी सरकार के लिए यह कदम लोकप्रिय नहीं होगा। लेकिन यह भी जरूरी है कि कार्यक्षम लोगों को उनके लिए उपयुक्त रोजगार की व्यवस्था हो। उम्र के बढ़ने को विकास और योगदान के समय के रूप में भी देखना होगा। कौशल को अद्यतन करने और नए कौशल हासिल करने और विकसित कार्यबल के साथ जुड़े रहने के लिए निरंतर सीखने के अवसरों का समर्थन करना होगा। अधिक आयु वाले लोगों को नई प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी ताकि वे नई प्रौद्योगिकी के साथ अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें। वैसे हम उनकी ताकत और अनुभव का लाभ उठा सकते हैं। ज्ञान साझा करने और मार्गदर्शन के लिए अनुभवी लोगों को युवा सहकर्मियों के साथ जोड़कर परामर्श और ज्ञान हस्तांतरण का कार्य किया जा सकता है और उनका उपयोग रणनीतिक योजना और समस्या समाधान के लिए किया जा सकता है। वरिष्ठ नागरिक नए व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं और उसके लिए संसाधन और सहायता प्रदान करके वरिष्ठ उद्यमिता को प्रोत्साहन किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्रों की पहचान करनी होगी जहां उनके कौशल की मांग अधिक हो। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सेवाएं, वृद्ध वयस्क देखभाल, भावनात्मक समर्थन और सामुदायिक पहुंच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अतिरिक्त युवा पीढ़ी के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और सलाहकारों के रूप में उनके अनुभव का उपयोग हो सकता है और उनके कौशल, ज्ञान, कला, शिक्षक, कहानी कहने और ऐतिहासिक संरक्षण को समृद्ध करने में भी उनकी भूमिका हो सकती है। ये पलटीस बाबू की जय। ये खरी खरी तंज कसा जाता है। जांच आय की रिपोर्ट लीपा पोती का जरिया। ये आप देखिए मध्य प्रदेश में जो हादसा हुआ है ना, उसी को लेकर बात हो रही है। ये मध्य प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में पटाखे फैक्ट्री में हुए विस्फोट में सैकड़ों लोगों की जान गई है, लेकिन किसी भी घटना में दोषियों को सजा न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने ऐसी हर घटना के लिए आयोग का गठन किया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को भी सौंपी है, लेकिन वर्षों से वे जांच प्रतिवेदन केवल धूल खा रहे हैं। किसी भी न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया है।
और यदि हम मान लें कि विधानसभा में आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होती है तो शायद चर्चा से कोई ऐसा रास्ता निकलता है कि आगे की घटनाओं को रोका जा सकता है। मंगलवार की हरदा में पटाखा फैक्ट्री में भयावह विस्फोट हुआ, जो तो फिलहाल सवाल उठ खड़ा हुआ है और इस लापरवाही को सजा दोषियों को मिलनी है या नहीं। हरदा में भी अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और हरदा में पटाखे फैक्ट्री में विस्फोट की मध्य प्रदेश में यह पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी झाबुआ जिले के पेटलावद, बालाघाट और दमोह में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, लेकिन शासन प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि वर्ष 2015 में पेटलावद विस्फोट की जांच पूरी तरह रिपोर्ट गृह विभाग को 6 अप्रैल 2016 को सौंपी गई थी, लेकिन अब तक ना तो कोई कार्रवाई की गई और ना ही इस तरह के घटनाक्रम को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए। इसका ही परिणाम है कि मंगलवार को हरदा की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से कई लोगों की जान ले ली और बालाघाट जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर ग्राम खेरी में स्थित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में 7 जून 2017 को तेज धमाका हुआ था। एक बात और आपको बताऊं, इस तरह की घटनाएं होती हैं, फिर बड़ी बड़ी बातें होंगी, फिर कुछ दिन में भूल जाएंगे, फिर वही हाल हो जाएगा। प्राथमिकता और दाने भुनाने का आग्रह। एक कुल्लू के करनाला में हिमपात में फंसी हिमाचल पथ परिवहन निगम की बात, ये भी देख सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की यही कहानी है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए।